नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान के चैप्टर 1, चैप्टर 2 को करने वाले हैं। चैप्टर 1 है भोजन के घटक, अध्याय 1 है भोजन के घटक और चैप्टर 2 को हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है कहाँ से प्राप्त होता है, वह कहाँ से प्राप्त होता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पादप से मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा कह रहा है जंतु से, तो ये भी सही है। भोजन का व्यंजन का कच्चा सामग्री जो है पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भोजन का व्यंजन की कच्ची सामग्री जो है पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। इसका व्याख्या देख सकते हैं, इसका वर्णन के साथ लाए हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। वर्णन दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलता है, जो हमें पादप और जंतु दोनों से मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 है। 2 नंबर प्रश्न है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व पदार्थ निम्न में से कौन है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व पदार्थ निम्न में से कौन कौन है। पहला है ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, पहला जो है कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है बस ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सही। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। भोजन का मुख्य रूप से सभी चीज जो है पोषक तत्व में सारे के सारे ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्णन है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण शामिल होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व पदार्थ निम्न में से कौन कौन है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व पदार्थ निम्न में से कौन कौन है। पहला कह रहा है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा है। पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है और तीसरा वसा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 तीनों के तीनों जो है हमारे पोषक का मुख्य पोषक तत्व है, हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों शामिल हैं। हमारे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये तीनों के तीनों जो है शामिल हैं। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयन में से किसका उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आयोडीन, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन 3 कह रहा है कॉस्टिक सोडा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी का करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए ये सभी विलयन का उपयोग आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इस सभी विलयन का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं इसका वर्णन दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण के लिए हम आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न है कि भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 5 नंबर प्रश्न है कि भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर कह रहा है कि परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। परीक्षण करने के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है। परीक्षण करने के बाद जो है प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, तो ये भी सही गलत है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि परीक्षण करने के बाद वसा रंग नीला पड़ जाता है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रोटीन अगर ठोस रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पोस्ट बनाना होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है कि प्रोटीन अगर ठोस रूप में हो तो परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पोस्ट बनाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए यदि खाद्य पदार्थ ठोस हो तो पहले उसका पोस्ट अथवा चूर्ण बनाना आवश्यक है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए यदि खाद्य पदार्थ
खाद्य पदार्थ ठोस हो तो पहले उसका पोस्ट अथवा चूर्ण बनाना आवश्यक होता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं 6 है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? निम्न में से किसे भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रोटीन युक्त भोजन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वसा युक्त भोजन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है 2 और 3 सही है। वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। इसका व्याख्या देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। 7 नंबर प्रश्न है कि समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होता है? समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें अधिक होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वसा में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होती है, किससे सर्वाधिक मिलता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वसा से। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों समान मात्रा में अगर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वसा से प्राप्ति होती है। व्याख्या देखते हैं, वर्णन देखते हैं। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा रहने पर वसा में अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 8 है। सुमेलित कीजिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत वसा के पादप स्रोत है, वसा के जंतु स्रोत है। ध्यान कीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो होगा आलू बाजरा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही। एक का ए हो जाएगा। बी का रहा वसा के पादप स्रोत जो होगा इसका हो जाएगा बी। ए का ए और बी ए का ए सही है और इसका 2 का सी हो जाएगा। जबकि वसा के तो मछली हो जाएगा। जबकि 3 का जो हो जाएगा 3 का 2 हो जाएगा। 3 का ए का 2 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो होगा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो है ए का ए हो जाएगा। ये जो आपका है जो एज के एक का ए हो जाएगा। आलू बाजरा जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। बाजरा और आलू जो है ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी है वसा के पादप स्रोत। पादप स्रोत जो है वसा के पादप स्रोत जो है एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का जो है सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा गिर। 2 का सी हो जाएगा गिर हो जाएगा। और वसा के जंतु स्रोत जो हो जाएगा मछली घी हो जाएगा। मछली का घी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका देखते हैं ए का ए, बी का 3 और सी का 3 का बी। देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है। ए का ए, एक का एक, बी का 2 का सी और 3 का बी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है, वर्णन है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा आलू है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा आलू है। वसा के पादप स्रोत है गिरी है। वसा के पादप स्रोत गिरी है। जबकि वसा के जंतु स्रोत मछली घी है। वसा के जंतु स्रोत मछली घी है। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन रोगों से हमें शरीर की रक्षा करता है। प्रोटीन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो ये कहना गलत है। ये जो प्रोटीन जो शरीर को रोगों से रक्षा नहीं करता है, ये गलत है। अगला कह रहा है विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये भी गलत है। ये जो एक दूसरे के अपोजिट दिया। प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जबकि विटामिन जो है शरीर की रोगों से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी है कि वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ये भी गलत है। वसा युक्त भोजन को फैटी भोजन कहते हैं। इसे वसा युक्त नहीं बल्कि चर्बी युक्त होता है। इसे वृद्धि नहीं होता बल्कि शरीर का मोटापा बढ़ता है। वसा युक्त भोजन से बढ़ता है, न कि शरीर का वर्धक होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये कहना बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या दिया हुआ है, देख सकते हैं व्याख्या है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। नोट में प्रोटीन को शरीर वर्धक कहते हैं। प्रोटीन को जो शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन को रोगों का रक्षक कहा जाता है। विटामिन जो है रोगों को रक्षा करता है। अगला नंबर 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है कि हमारी आंखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। हमारी आंखों और त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ए हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है आंखों को एवं त्वचा को जो है स्वच्छ रखता है। आंखों को एवं त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है विटामिन ए। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है, विटामिन ए जो है हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारी आंखों व त्वचा को स्वस्थ रखता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11 है, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन सी। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन जो है वो विटामिन सी है। विटामिन सी है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है, विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन सी जो है हमारे बहुत से लोगों में, हमारे शरीर में बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करती है। अगला नंबर इसका देख सकते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियां एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो हमारे शरीर में अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है। विटामिन डी जो है हमारे सूर्य से भी प्राप्त होती है। ये हमारे शरीर में अस्थियां एवं दांतों को के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगला नंबर है 13 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। 13 नंबर जो प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए। विटामिन ए की प्राप्ति कहाँ से होती है। विटामिन ए है, दूसरा विटामिन बी है, तीसरा विटामिन सी है और चौथा विटामिन डी है। विटामिन ए की प्राप्ति जो होती है इसका सही हो जाएगा विटामिन ए की प्राप्ति जो ए का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ए के 4 हो जाएगा विटामिन ए के 4 यकृत तेल। ए का जो हो जाएगा यकृत तेल हो जाएगा, ऐसे मिला देते हैं। ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। विटामिन ए की प्राप्ति जो होती है यकृत तेल से होती है। विटामिन ए की प्राप्ति यकृत तेल से। विटामिन बी की प्राप्ति जो होती है, सॉरी इसका जो है गलत मिल गया है। विटामिन ए की प्राप्ति जो होती है ये होता है आपका गाजर पपीता आम से। विटामिन ए की प्राप्ति गाजर पपीता आम से। विटामिन ए की प्राप्ति जो होती है गाजर पपीता आम से। जबकि विटामिन बी की प्राप्ति जो होती है वो होती है यकृत चावल से। यकृत चावल से विटामिन बी की प्राप्ति होती है। जबकि विटामिन सी की प्राप्ति जो होती है वो अमरूद मिर्च से। विटामिन सी की प्राप्ति जो होती है अमरूद मिर्च से। विटामिन सी की प्राप्ति अमरूद मिर्च से। विटामिन डी की प्राप्ति जो होती है मछली के तेल से। विटामिन डी की प्राप्ति जो होती है मछली तेल से होती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 2 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए का 2 है और बी का डी है और 3 का ए और 4 का सी है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। व्याख्या देखते हैं, देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है, विटामिन 1 विटामिन ए की जो है 1 नंबर है विटामिन 1 जो होती है पपीता गाजर से। विटामिन ए की प्राप्ति जो होती है वो पपीता गाजर से होती है। जबकि विटामिन बी की प्राप्ति यकृत चावल से, यकृत तेल और चावल के तेल से होता है। अगला है विटामिन सी की प्राप्ति अमरूद मिर्च से। विटामिन सी की प्राप्ति अमरूद मिर्च से। जबकि विटामिन डी की प्राप्ति जो होती है मछली के तेल से। विटामिन डी की प्राप्ति जो होती है वो मछली तेल से होती है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि आहारी रेशो यानी रुद्रांश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। रुद्रांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से जाना जाता है। ये तो सही है, आहारी राक्षस जो रुद्रांश के नाम में से जाना जाता है। दूसरा कह रहा हमारे खाने में रुद्रांश की आपूर्ति मुक्त उत्पादों से होता है। ये भी सही है।
हमारे खाने में रुद्रांश की आपूर्ति मुक्त पादप उत्पादों से होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, रुद्रांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये गलत है। रुद्रांश जो है हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। पोषक तत्व इससे प्राप्ति नहीं होती है। अगला नंबर है डी नंबर ऑप्शन है कि रुद्रांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, यही इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है। व्याख्या है, रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक पोषक प्रदान नहीं करता है। रुद्रांश हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न है कि कथन पर विचार करें। कथन पर विचार कीजिए। 15 नंबर प्रश्न है कि कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। जल जो है जल पोषक तत्वों में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है, तो इसका सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, तो ये भी सही है। जल जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं, वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और पसीने तथा मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अगला नंबर 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर कह रहा है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुद्रांश एवं जल भी शामिल होते हैं, तो ये भी कहना जो है इसका जो है सही होगा। अगला नंबर है कि छिलका उतार कर सब्जी को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं, ये भी कहना बिल्कुल सही है। छिलका उतार कर सब्जी को धोने से कुछ पोषक तत्व, विटामिन, खनिज लवण जो नष्ट हो जाते हैं, भी सही। इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन की बोल रहा था, इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें कोई नहीं, सारा का सारा ऑप्शन सही है, इनमें गलत कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ वर्णन है, ए, बी और सी तीनों कथन जो पूर्णतः सत्य है, इसलिए असत्य इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है। 17 नंबर प्रश्न है, भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। भोजन को पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भोजन को पकाने से आसानी से विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। वर्णन देखते हैं। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा होने पे हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। शरीर मोटापा का शिकार हो जाएगा। शरीर जो है मोटापा का शिकार हो जाएगा भोजन में अधिक वसा होने पे। व्याख्या देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनाती है। हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनाती है। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वृद्धि का अवरुद्ध होना। तो ये जो है इसका गलत है। वृद्धि का अवरुद्ध होना नहीं होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चेहरे पर सूजन, ये होता है, सही है। दूसरा कह रहा है त्वचा की बीमारी एवं पेचिस संबंधी बीमारी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 और 3 सही है। ऑप्शन देखते हैं 2 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 और 3 इसका सही है, 2 और 3 सही है। व्याख्या देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंगों का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिस आदि रोग हो सकते हैं।
इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा, इसमें जो है आंसर गलत दिया हुआ था, इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो था सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शन जो सही था इसका, ऑप्शन तीनों के तीनों जो सही था। प्रोटीन की कमी से जो होता है वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाता है, और तीसरा जो त्वचा की बीमारी हो जाती है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही था। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, यदि यदि कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि रोग हो सकते हैं। तीनों के तीनों कथन सही है। अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अरक्तता किसकी कमी से होती है? निम्न में से अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लोहा। लोहा की कमी से जो होती है अरक्तता होती है। निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन, यानी लोहा की कमी से अरक्तता बीमारी होती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ, लोहा की कमी से अरक्तता यानी अनीमिया होती है। लोहा की कमी से अरक्तता यानी अनीमिया बीमारी होती है। आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 21 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होती है? ग्वाइटर रोग जो है किसकी कमी से होती है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ग्वाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होती है। ग्वाइटर रोग जो है, जिसे गलकंठ भी कहते हैं, गलगंठ भी कहा जाता है, इसमें गले जो होता है फूल जाता है, यह बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इसका व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है कि आयोडीन की कमी से घेंघा जिसे ग्वाइटर रोग होता है, जिसमें गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है, जिसमें गर्दन की ग्रंथियां जो होती है फूल जाती है। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न की अस्थियों एवं दंत क्षय की किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? अस्थियां एवं दंत क्षय जो है किसकी कमी से होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से दंत क्षय होता है, दंत क्षय एवं अस्थियों की झड़ने लगता है, अस्थियां कमजोर होता है और दंत क्षय होने लगता है। अगला नंबर इसका व्याख्या देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि कैल्शियम की कमी से कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। कैल्शियम की कमी से कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है कि सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है कि सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ए में है विटामिन, विटामिन ए। विटामिन ए जो है दृष्टिहीनता, ऑप्शन नंबर ए के ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता, अंधापन की शिकायत आती है, अंधापन की शिकायत हो जाती है। विटामिन बी वन की कमी से होती है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी वन की कमी से है बेरी बेरी होती है, रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसका ऑप्शन देख, ए का ए, बी का सी और सी का बी और डी का 4 है। देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ए का ए, बी का 2 का बी, ए गलत है। ए का ए, 2 का सी और सी का 3 और डी का 4 है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो है सही, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है कि विटामिन ए की कमी से जो होती है दृष्टि क्षीणता यानी दृष्टिहीनता, अंधापन जिसको कहते हैं, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से, बी वन की कमी से बेरी बेरी होती है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है एवं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स। अगला नंबर है 24 नंबर प्रश्न है कि दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? दुर्लभ पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन बी वन जो है, विटामिन बी वन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, विटामिन बी वन। दुर्लभ पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी जो होता है विटामिन बी वन से आती है, विटामिन बी वन से। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं इसका वर्णन दिया हुआ है कि विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है, जिसमें दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। अगला देख सकते हैं, ये जो था चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 से कुल प्रश्न जो है 24 प्रश्न बनते हैं, कुल 24 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगला नंबर चैप्टर अब देखते हैं, देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना अध्याय नंबर 2 है। अब दूसरे नंबर चैप्टर का हम लोग प्रश्न को करेंगे। दूसरा नंबर चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है। किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ के चयन निर्भर होता है। पहला नंबर है पदार्थ के गुणों के आधार पे, दूसरा है पदार्थ के उपयोग के आधार पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका सही है। किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थों के गुणों के आधार पे होता है और उसको उपयोग के आधार पे जो होता है चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है
किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन उसके गुणों जैसे मजबूती, लचीलापन आदि और उपयोग दोनों के आधार पर किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि पदार्थ में क्या-क्या आता है? पदार्थ में क्या-क्या आता है? 2 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ में क्या-क्या आता है? ऑप्शन नंबर 1 है, 1 नंबर ऑप्शन है कि काँच धातु, 2 में है प्लास्टिक, लकड़ी, 3 में है रुई और चौथा में है उपयुक्त में सही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सही। ये पदार्थ में सारे आते हैं। काँच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, ये सभी के सभी जो है धातु, ये पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है, जिनमें कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज आदि ये सभी शामिल होते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री होते हैं? निम्नलिखित में से जो है कौन सा चमकदार सामग्री होते हैं? पहला नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है चमकदार सामग्री कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है खड़िया, ऑप्शन नंबर सी चाकू, डी पुस्तक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना जो है चमकदार सामग्री होते हैं, सोना जो है ये चमकदार सामग्री होते हैं। अब इसका व्याख्या देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि धातुएं जैसे सोना, लोहा, तांबा चमकदार होती है, जबकि चौक, खड़िया चमकदार नहीं होते हैं। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 4 नंबर प्रश्न है कि द्युतिमय का अर्थ क्या है? द्युतिमय का अर्थ क्या है? द्युतिमय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है कठोरता, बी मुलायम है, सी में चमकीला है और डी में पारदर्शिता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमकीला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चमकीला। द्युतिमय का अर्थ होता है चमकीला, द्युतिमय का अर्थ होता है चमकदार या चमकीला या चमकने वाला होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि द्युतिमय शब्द चमकदार या चमक वाला होता है। यह द्युति से बना है जिसका अर्थ प्रकाश या चमक होता है, द्युति से बना जिसका अर्थ प्रकाश या चमक होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है कि कठोर पदार्थ कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है कि कठोर पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जिनको दबाया मुश्किल होता है, जिसको दबाना मुश्किल होता है, ये सही है, जिसको दबाना मुश्किल होता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। दूसरा है बी है संपीड़ित करना कठिन होता है, जिसका संपीड़ित करना एक जगह संपीड़ित करना भी कठिन होता है, उसे कठोर पदार्थ कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी दबाया या खरोचा नहीं जा सकता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित यानी दबाया और खींचा नहीं जा सकता है उसे जो है कठोर पदार्थ कहा जाता है। अगला नंबर 6 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोहा है, बी लकड़ी है, सी सोना और डी चांदी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी जो है एक धातु नहीं है, बाकी सभी के सभी धातु हैं। व्याख्या देखते हैं, देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि लकड़ी एक धातु नहीं है, जबकि लोहा, सोना, चांदी ये सभी धातु है। लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी ये सब जो है, लोहा, सोना, चांदी ये सब धातु है, जबकि लकड़ी धातु नहीं है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन हो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उसे कठोर पदार्थ कहते थे, ये सही है। बी कह रहा है पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान एवं खरोचना आसानी से हो जा सके उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, ये भी सही है। जिसे आसानी से खरोचा जा सकता है और संपीड़ित किया जा सकता है उसे जो है कोमल पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है धातु में हमेशा चमक बनी रहती है, ये कहना बिल्कुल गलत है। धातु में हमेशा जो चमक बनी नहीं रहती है, वो चमक धातु धीरे धीरे खो भी देता है पुराना होने पे, या धातु या किसी चीज़ से अभिक्रिया करने पे जो है उसकी चमक जो है घट जाती है। जैसे लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उसमें जंग बन जाता है और उसकी चमक जो है धीरे धीरे खो जाती है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। तो इसका कह रहा है असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि कुछ धातुएं वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देती है। कुछ धातुएं जो है वायु तथा नमी से अभिक्रिया करके अपनी चमक खो देती है। द्युतिहीन मतलब कहने में चमकहीन हो जाती है, निष्प्रभाव दिखाई देने लगती है। इसलिए धातु में हमेशा चमक बनी
रहे यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। अगला नंबर है 8 नंबर प्रश्न कि अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है? अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अघुलनशील। अघुलनशील पदार्थ को जो है अभिलेख कहते हैं। अघुलनशील विलयन को जो है अभिलेख कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है, जो पदार्थ जल में विलीन घुल विलीन यानी घुल नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं उसे, और काफी समय तक विलोड़ित विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, उसे अभिलेय या अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो जल में नहीं पूरी तरह से नहीं घुलते हैं उसे अभिलेय पदार्थ कहते हैं, उसे अघुलनशील या अभिलेय पदार्थ कहा जाता है। अगला नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि अभिलेय पदार्थ के बारे में सही कथन चुनें। अभिलेय पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर एक है कि ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। अभिलेय पदार्थ जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि काफी समय तक विलोड़ित करने पे घुल जाते हैं। ये भी गलत है। अभिलेय पदार्थ जो है कभी घुलते ही नहीं है, विलोड़ित करने पे भी नहीं घुलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि जल के साथ मिश्रण नहीं होते हैं। ये कहना बिल्कुल सही है। अभिलेय पदार्थ जो है जल के साथ जो है मिश्रित नहीं होते हैं। अभिलेय पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ वर्णन है कि अभिलेय पदार्थ वे हैं जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। अभिलेय पदार्थ वे हैं जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विलेय पदार्थ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विलेय पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है नमक। ऑप्शन नंबर ए नमक है, तो ऑप्शन नंबर ए नमक है, बी चीनी है, सी है बासिंग पाउडर। इसका ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों सही, एक भी ये तीनों के तीनों सही है, इसीलिए उपयुक्त नंबर डी हो जाएगा। सारा का सारा जो है विलेय पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों के तीनों जो सही है। व्याख्या देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है, नमक चीनी और बासिंग पाउडर जल में विलेय घुलनशील पदार्थ होते हैं। नमक चीनी और बासिंग पाउडर जल में घुलनशील होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर एक है, देखते हैं, एक नंबर ऑप्शन है कि सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। सभी तरल जो है जल में मिश्रित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं। जल जो है थोड़ी मात्रा में घुलनशील होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओनली बी। ऑप्शन नंबर ओनली जो है बी हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए है कि सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं। ए जो है गलत है, एक होना कोई जरूरी नहीं है। ए जो है गलत है, ए जो है गलत है, ए नंबर गलत है, ए गलत है, जबकि बी जो है सही है, बी सही है। व्याख्या देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है। वर्णन है प्रश्न के अनुसार गलत कथन पूछा गया है, अतः कथन एक गलत है और बी जो है क्योंकि सभी तरल पदार्थ जल में मिश्रित नहीं होते हैं इसीलिए गलत। जैसे तेल जो हो गया तरल पदार्थ, जल में जो है घुलनशील नहीं होते हैं। कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे सरसों का तेल, मिट्टी का तेल। अगला है 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला नंबर कह रहा है केरोसिन तेल जल में विलेय है। एक कहना बिल्कुल गलत है, केरोसिन तेल जल में विलेय है, एक गलत है। दूसरा कहा शहद जल में विलेय है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि शहद जो है जल में विलेय है, शहद जो है जल में विलेय है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है शहद जो है जल में विलेय होता है, लेकिन केरोसिन तेल जो है जल में विलेय नहीं होता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है, केरोसिन तेल जिसे मिट्टी का तेल बोला जाता है वो जल में अविलेय होता है, जबकि शहद जल में विलेय होता है। शहद जो है जल में विलेय होता है। अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन नंबर 1 सरसों का तेल जल में विलेय है। सरसों का तेल जल में विलेय है, ये गलत है। सरसों का तेल जो जल में विलेय नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है कि नींबू का रस जल में अविलेय है, ये भी गलत है। नींबू का रस जो है जल में अविलेय नहीं है बल्कि विलेय है, अभिलेय। तो इसका गलत पूछ रहा है, तो इसका गलत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोनों। नींबू का रस जो जल में विलेय, जबकि सरसों का तेल जो जल में विलेय नहीं है। इसका उल्टा दे दिया, इसलिए दोनों का दोनों इसका गलत है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है, दोनों ही कथन गलत है क्योंकि सरसों का तेल जल में अविलेय है और नींबू का रस जल में विलेय है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है?
14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है आप पारदर्शी कहते हैं। ये गलत है। जिन वस्तुओं से आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहा जाता है, ना कि अपारदर्शी, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं उसे आप पारदर्शी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिन वस्तुओं से होकर आप नहीं देख सकते हैं, जिन वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें आप पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी एक अपारदर्शी पदार्थ है, ये भी कहना बिल्कुल सही है। लकड़ी जो है एक अपारदर्शी पदार्थ है, सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं पाते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसे पारभासी नहीं कहलाती है, पारभासी नहीं कहलाते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। देख सकते हैं, इसका एक और असत्य है, तो एक और डी, 1 और 4 जो है ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर देखते हैं 1 और 4, इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, फिर से इसको देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसे पारभासी नहीं कहलाती है, तो गलत है, कहलाती है। स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती बल्कि कुछ ही भाग देख पाते हैं तो उसे पारभासी बोलते हैं। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, न कि अपारदर्शी। और जिन वस्तुओं को, इसका जो इसमें होना चाहिए 1 और 4 दोनों होगा, 1 और 4 जो है यानी 1 और डी दोनों होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर गलत दिया हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर है, वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है क्या कहलाता है? वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो वर्णन देख सकते दिया हुआ, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? पहला है मोटी लकड़ी। मोटी लकड़ी जो है ये पारदर्शी नहीं बल्कि जो है अपारदर्शी है। ऑप्शन नंबर बी का तैलीय कागज, ये सही है, पारभासी पदार्थ का। धुंधला शीशा, ये भी है। गंगा का पानी जो है, गंदा पानी जो है, ये भी जो है आपका पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, जिससे कुछ ही अंश देख पाते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए है, मोटी लकड़ी पारभासी पदार्थ नहीं है क्योंकि यह एक अपारदर्शी पदार्थ है। अगला नंबर 17 नंबर प्रश्न है, मक्खन का पेपर एक उदाहरण है। मक्खन का पेपर जो है किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? पारदर्शी है, पारभासी है या कोई नहीं? पारदर्शक है, पारभासी है, अपारदर्शी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मक्खन का पेपर जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है पारभासी पदार्थ का उदाहरण है क्योंकि यह तैलीय लगा हुआ होने के कारण जो है इसके कुछ भाग को देख सकते हैं आसानी से। ये जो था देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 का 17 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 2 से कुल जो है 17 प्रश्न बनते हैं और चैप्टर नंबर 1 से जो था कुल 24 प्रश्न था। यह जो था आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो का लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।